हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज आपको मैं होम मैनेजमेंट का एक और क्लास देने वाली हूँ, जहाँ आज हम एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया, डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में पढ़ाया। एज अ रिवीजन आप इसको लेके चलिए। आप सब ने सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप सबका मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। जिनका नहीं हुआ है तो उनका यहाँ से कंप्लीट भी हो जाएगा, और जिनका हो गया है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन हमें करते रहना चाहिए हमारे सब्जेक्ट का, ताकि हमें हर चीज़ मेमोराइज रहे, रिवाइज रहे एग्जाम आने से पहले। ठीक है, तो इसको आप एकदम रिवीजन के तौर पर लेंगे। आज आप एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में समझेंगे, मतलब डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। जैसे आपके कला के तत्व और सिद्धांत होते हैं, वैसे ही आपके डिज़ाइन के भी तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। दे बोथ आर सेम ही होते हैं। तो आपको आज आप यहाँ डिज़ाइन के पढ़ लेंगे, आज इट इज़ आप उसको आर्ट में भी, कला के भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ही आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए। अगर अभी भी आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन के तत्व की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो डिज़ाइन के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो यहाँ पर आपके लाइन होता है, लाइन मतलब रेखा। ठीक है, फॉर्म एंड शेप, फॉर्म एंड शेप, या आप उसको शेप एंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, आकार और आकृति। ठीक है, यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस है इसके बीच में, फॉर्म एंड शेप के बीच में। ध्यान देखिएगा, हमेशा आपको कभी भी फॉर्म और नहीं मिलेगा लिखा हुआ, या नहीं होता है, फॉर्म एंड शेप होता है। ऐसा क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी आज अब यहाँ जानेंगे। ठीक है, टेक्सचर मतलब बनावट, पोत जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके कलर की बात करेंगे आज हम यहाँ पर। कलर, रंग, लाइट की बात करेंगे, आप प्रकाश की बात करेंगे, लाइट एंड शेडो भी आपको मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, और स्पेस की बात करेंगे। कौन सा स्पेस? वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, जहाँ पर जाकर के रॉकेट्स आपके जाते हैं, चांद में चले जाते हैं हम लोग, वो स्पेस नहीं। स्पेस का मतलब है यहाँ पर खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान मतलब घर में हमें ऐसी व्यवस्था करनी है, डेकोरेशन इस तरीके से एलिमेंट्स का यूज़ करना है कि हमने जो भी डेकोरेशन किया उनके बीच में हमें स्पेस नज़र आए, रिक्त स्थान नज़र आए। ठीक है, और डिज़ाइन की बात तो हम आपसे कर ही चुके हैं। डिज़ाइन 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड आपके डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो यहाँ पर उसकी बात हम नहीं करेंगे, बाकी ऊपर के सारे एलिमेंट्स की बात मैं आपसे करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखेंगे लाइन क्या होती है? लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाइन को आप बोलते हैं रेखा। ठीक है, लाइन इज द बेसिक एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट। लाइन किसी भी, आप कला की अगर बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, परिधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन अपैरल में भी लाइन सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। ये एक प्रश्न भी आपसे बनता है कि कला के तत्वों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है? तो लाइन है। विदाउट लाइन ना तो आप कोई फॉर्म बना सकते हैं, ना ही कोई आप शेप बना सकते हैं। ठीक है, ना ही आप उसको कलर कर सकते हैं, ना ही कोई आप टेक्सचर आपको मिलेगा। तो लाइन सबसे बेसिक एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके आर्ट का, लाइन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन्स पे चलते हैं। सबसे पहले लाइन क्या है? बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है आपके कला का, आपके डिज़ाइन का। लाइन बनती कैसे? जब आप पॉइंट्स को मूव करते हैं। सबसे पहले आपको पता है एक पॉइंट भी होता है, एक बेसिक आपके पॉइंट भी होता है। आप इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं, चाहे इस तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे इस तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे ऐसे मूव कर रहे हैं, चाहे ऐसे मूव कर रहे हैं, आपको लाइन्स मिल रही हैं। आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। कुल मिला के लाइन आपके किसी भी तत्व, मतलब आप परिधान की बात कीजिए, आप होम डिज़ाइनिंग की बात कीजिए, आप होम डेकोरेशन की बात कीजिए, आपके लाइन सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो लाइन जो है हमें कई प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं अलग अलग टाइप की। हम कुछ टाइप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कौन सी लाइन है बताइए? ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस मतलब आपके सीधी रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइंस आपके जो है वो किसको दर्शाती हैं? वर्टिकल लाइंस आपके ऊंचाई का एहसास कराती हैं। स्ट्रेट लाइंस भी आप इनको बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा है बिल्कुल। वर्टिकल लाइंस है, ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन को दिखाती हैं। स्टैंडिंग पोजीशन मतलब आप जब खड़े हो तो आपका शरीर, आपकी बॉडी कौन सी पोजीशन में है? आपकी बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकल लाइन में। और वहीं जब आप लेट जाते हो बिस्तर पर, बेड पे लेटे हुए हो, तो कौन सी पोजीशन में आपकी बॉडी लाई कर रही है? आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही तो हम लेटते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल
लाइन जो है आपके स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली बात, ये आपके स्टैंडिंग पोजीशन को दिखाती हैं, ये आपके ऊंचाई का एहसास कराती हैं, ठीक है, ऊंचाई का, शक्ति का एहसास कराती हैं, दबाव का एहसास कराती हैं। ये सब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्टिकल लाइंस क्या शो करती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपके फॉर्मेलिटी एक्सप्रेस करती हैं। फॉर्मेलिटी मतलब आपको वर्टिकल लाइन से क्या नजर आता है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता को ये दर्शाती हैं, ठीक है। और आपके ये मास्कुलिन इफेक्ट देते हैं। मास्कुलिन मतलब पुरुषोचित जो आपके कह सकते हैं हम गुण होता है, ये जो प्रभाव होता है पुरुषोचित, ठीक है। मास्कुलिन इफेक्ट कौन सी लाइंस देती हैं, तो वर्टिकल लाइंस देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस क्या है, लाइंस बेसिक एलिमेंट है एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आर्ट, ठीक है। एंड डिजाइन एंड अपैरल, आप किसी भी फॉर्म में बात कीजिए, आप परिधान की जब बात करते हैं, परिधान की हम बात करेंगे जब अपैरल पढ़ाएंगे, तो जब आप फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करने में भी, अपैरल कंस्ट्रक्ट करने में भी आपको जो फैब्रिक मिलता है, जो आपको कपड़ा मिलता है, उसको आप जब गारमेंट में कन्वर्ट करते हो, वही तो अपैरल डिज़ाइनिंग है। उसको गारमेंट में कन्वर्ट करना मतलब उसको स्टिच करना, उसमें आप अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ों को उसमें यूज़ करते हो, तो उसको हम फिर अपैरल डिज़ाइनिंग में पढ़ते हैं। तब वहाँ पर भी तो आप लाइन्स का यूज़ करते हो, वर्टिकल लाइन्स का यूज़ करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन्स का यूज़ करते हो, कर्व लाइन का यूज़ करते हो। तो लाइंस तो आपको हर जगह मिलेगी, चाहे आप कपड़ा बनाने की बात करो, चाहे आप घर को बनाने की बात करो, घर को सजाने की बात करो, ठीक है। तो लाइंस बहुत ही बेसिक एलिमेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती हैं। हमें कई तरीके की लाइंस देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस अगर आप सीधे खड़े हो तो ये ऊंचाई का एहसास कराती हैं, स्टैंडिंग पोजीशन का एहसास कराती हैं आपको, एंड मस्कुलिन इफेक्ट देती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्कुलिन इफेक्ट कौन सा देती हैं, या जो मतलब पुरुषोचित जो गुण है वो कौन सी लाइन आपके प्रदर्शित करती हैं, तो वो आपके वर्टिकल लाइंस करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहा है आपको, ये कौन सा टाइप है, नेक्स्ट है आपके हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, या इसको आप क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, लेटी हुई है, क्षैतिज रेखा है। ये चौड़ाई का एहसास कराती हैं। चौड़ाई मतलब आपके विड्थ, ठीक है। चौड़ाई का एहसास आपकी कौन सी रेखाएं कराती हैं, तो आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये कराती हैं। इसके अलावा ये किसका एहसास कराती हैं, ये रेस्ट का एहसास कराती हैं, आराम का एहसास कराती हैं। आप लेटते हो, सोते हो, तो कौन सी लाइन में सोते हो, आप हॉरिजॉन्टल सोते हो ना, तो आप जब हॉरिजॉन्टल लेटते हो तभी तो आपको रेस्ट लगता है, कहता आहा पीठ लग गई, आराम पड़ गया। तो ये आपको रेस्ट जो है फील कराती हैं, या आपको स्थिरता फील कराती हैं, आराम का एहसास करवाती हैं, चौड़ाई का एहसास करवाती हैं। क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी लाइंस है। ये कौन सी लाइन है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये कौन सी लाइन है, ये आपके डायगोनल लाइंस है, ठीक है। इस तरीके से भी बनी हो सकती है, इस तरीके से भी बनी हो सकती है। कौन सी लाइन है आपके, डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस आपको क्या कराती हैं, डायगोनल लाइंस जो है आपको ये गतिशीलता का एहसास कराती हैं। गतिशीलता मतलब मूवमेंट का एहसास कराती हैं, ठीक है। ये आपको फोर्स का एहसास कराती हैं, मूवमेंट का एहसास कराती हैं, डायरेक्शन का एहसास कराती हैं। डायरेक्शन, क्रियाशीलता, गतिशीलता, परिवर्तन, और आपको डायरेक्शन का एहसास भी कराती हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कौन सी लाइन्स है। नेक्स्ट है आपके जिगजैग लाइन। ये जो है ये कौन सी लाइन है, ये जिगजैग लाइन है। दिख रहा है आपको सभी को जिगजैग लाइंस। तो जिगजैग लाइंस जो हैं आपके, ये कनेक्टेड सीरीज है डायगोनल लाइंस की। देखिए डायगोनल लाइंस की कनेक्टेड सीरीज तो है। आपने डायगोनल लाइंस को जो है किस तरीके से, एक डायगोनल लाइन ये है, फिर एक डायगोनल लाइन ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर तो आपने डायगोनल लाइंस को ऐसे कनेक्ट कर दिया है और उसकी एक सीरीज बना दी है, उसी को जिगजैग लाइंस कहा जाता है। जिगजैग लाइंस होती हैं ये आपके डायरेक्शन को भी आपको दिखाती हैं। इसके अलावा ये भी मूवमेंट को, आपकी आई एक्टिविटीज जो हैं वो मूव करती हैं। देखो आपको मूवमेंट सा फील होगा जिगजैग लाइंस में, है ना। तो मूवमेंट का जो फील है वो भी आपको जिगजैग लाइंस कराती हैं। चलिए इसके बाद आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये कौन सी लाइंस है, ये जो ब्लैक से बनी है लास्ट में, सबसे लास्ट में ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी कर्व्ड लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं, कर्व्ड लाइंस। तो कर्व्ड लाइंस आपको क्या कराती हैं, कर्व लाइन रिप्रेजेंट करती हैं साइड फोर्स, ठीक है। जेंटल मूवमेंट मतलब लोचमय, ठीक है। नजाकत, जेंटल मतलब नजाकत। तो जेंटल मूवमेंट को कौन सी लाइन एक्सप्रेस करती हैं, कर्व लाइन एक्सप्रेस करती हैं आपके लोचमय, नजाकत, लालित्य और आपके फेमिनिज्म, या आप बोल सकते हैं फेमिनाइन इफेक्ट। कौन सी लाइन आपके शो करती हैं, मतलब स्त्रीत्व गुण जो है वो कौन सी लाइन शो करती हैं, तो वो कर्व्ड लाइन शो करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
आप लोग को पता भी है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सुंदरता का एहसास कौन सी लाइंस कराती हैं, तो कर्व लाइंस कराती हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे कर्व हैं और उन कर्व्स की वजह से हमारी बॉडी में एक सुंदरता है। अगर ऐसी कर्व ना होती और सपाट बॉडी होती तो कैसी लगती। तो फीमेल की बॉडी में देखो या मेल की बॉडी में भी देखो काफ़ी सारे कर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। ये कर्व्स जो हैं ये हमारी बॉडी को, या हम अगर किसी भी अपैरल में अगर इसका यूज़ करते हैं, या हम होम डेकोरेशन में लाइंस का यूज़ करते हैं, तो ये सुंदरता दिखाती हैं या आपके जेंटलनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, जेंटल इफेक्ट देती हैं, आपके लोच में उल्लास, नजाकत, ठीक है, और फेमिनाइन इफेक्ट देती हैं। फेमिनाइन मतलब स्त्रीत्व जो गुण है उसका एहसास कराती हैं। पुरुषोचित गुण का एहसास कौन सी लाइन करा रही थी। मास्कुलिन जो आपके इफेक्ट है वो कौन सा करा रही थी, वो वर्टिकल लाइंस करा रही थी, ठीक है, जो सीधी होती हैं, एकदम सीधी खड़ी रेखा, ठीक है। और जो स्त्रीत्व गुण है वो कौन सी लाइन कराती हैं, वो आपके कर्व लाइंस कराती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पहला एलिमेंट आपके हो गया लाइन, जो कि आपके बहुत ही बेसिक एलिमेंट होता है आर्ट का या डिज़ाइन का या अपैरल का। नाउ द नेक्स्ट इज शेप एंड फॉर्म। देखिए आपको कभी भी शेप और नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। शेप एंड फॉर्म होता है। आकार और आकृति में आपके थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है शेप एंड फॉर्म में, ऐसा क्या। अच्छा हाँ, पर्पस क्या है लाइन का, मैं भूल गई, ये भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। लाइन का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लाइंस को बनाते हैं, तो टू क्रिएट अ शेप, टू क्रिएट अ पैटर्न, ठीक है। कोई भी आकृति बनाने के लिए आपके पास जब तक लाइंस नहीं है, आपने मान लीजिए कोई आकृति बनानी है, मान लीजिए स्क्वायर बनाना है, तो आपने वर्टिकल लाइंस यूज़ की, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की, फिर वर्टिकल लाइन यूज़ की, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की, तभी तो आप एक स्क्वायर बना पाए, ठीक है। तो लाइन का मेन पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट अ शेप, टू क्रिएट अ पैटर्न, टू डिवाइड स्पेस और मूवमेंट को क्रिएट करना, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की आकृति का निर्माण तभी कर सकते हैं जब आप लाइंस का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये पर्पस भी है लाइन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेप एंड फॉर्म। शेप एंड फॉर्म का क्या मतलब होता है। शेप एंड फॉर्म आर द टर्म्स दैट दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली विद सम डिफरेंसेस। एक ही बात है आकार या आकृति, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, देखो ये आकार है, ये क्या है, आकार है। ये कौन सा आकार है, ये स्क्वायर जो है आपके आकार है। अब स्क्वायर से ये जो आपकी आकृति बन गई, जिसमें आपको लेंथ भी है, विड्थ भी है और आपके हाइट भी है, मतलब ये 3D जो बन गया ये आपके फॉर्म है, ठीक है। और जब केवल आपके पास लेंथ होती है और विड्थ होती है, ठीक है, तो आपको मिलती है आकार। आकार है, आकार क्या है, स्क्वायर। और वहीं देखिए उस स्क्वायर से आप क्या बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो देखिए ये आपके इस ऐसे समझिए, देखिए ठीक है, दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में आपके पास केवल लेंथ है और आपके पास हाइट है, लेकिन जब वहीं पर क्यूब में आपको क्या मिल जाता है, विड्थ भी मिल जाती है, चौड़ाई भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई, हाइट भी मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई, तो ये आपके 3D हो गया है। और ये क्या है, ये केवल आपके 2D है। तो कहने का मतलब है शेप आपके 2D होती हैं, ठीक है, शेप आपकी क्या होती है, 2D होती हैं, और फॉर्म जो होती है वो आपके 3D होती है। वहाँ पर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें मिलती हैं, जबकि आपके स्क्वायर में आपको क्या मिलता है, आपको लंबाई मिलती है और चौड़ाई मिलती है, ठीक है, लेंथ मिलती है, विड्थ मिलती है। लेकिन वहीं आप देखिए क्यूब में आपको लेंथ भी मिलेगी, विड्थ भी मिलेगी, हाइट भी मिलेगी, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है शेप एंड फॉर्म में। ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ कर ली जाती हैं थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि शेप एंड फॉर्म होता है, शेप और फॉर्म नहीं होता। शेप क्या है, शेप है आपके स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उसी स्क्वायर से आपने जो आकृति बनाई है वो आपको मिली है क्यूब। क्या मिली है आपको, क्यूब। तो यहाँ पर आपके जो शेप है वो स्क्वायर है, जो फॉर्म है वो क्या है, वो क्यूब है। तो फॉर्म कैसी हो गई, 3D हो गई, 3 डायमेंशंस हैं फॉर्म के पास, जबकि शेप के पास कितने डायमेंशंस है, 2 डायमेंशंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लगाया है मैंने, ये देखिए, ये लाइंस का यूज़ करके आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइंस का यूज़ करके आपने इस पत्ती को बनाया, ठीक है। आपने ये पत्ती या आकृति जो है लाइंस का यूज़ करके ये आकृति बनाई। तो देखिए इसमें आपको शेप मिली जो कि आपको 2D है, 2 डायमेंशनल है ये शेप, ठीक है। और वहीं देखिए ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब इसमें आपके पास आप आकार का यूज़ करके आकृतियाँ बना सकते हो। जैसे पिरामिड है, पिरामिड का जो आकार है वो क्या है, ट्राइंगल है ना,
पिरामिड का आकार क्या है? जो आपके इजिप्ट में पिरामिड्स बने हुए हैं उसका आकार क्या है? उसका आकार ट्रायंगल है ना। लेकिन जब आप उनको एक्चुअल में देखते हो तो आपको वहाँ पर वो 3 डायमेंशंस आपको नज़र आती हैं। वहाँ पर आपको लेंथ मिलती है, वहाँ पर आपको विड्थ मिलती है, वहाँ पर आपको हाइट मिलती है। तो पिरामिड की आकृति है, वो पिरामिड्स क्या है? वो आकृति है। जबकि उसकी जो शेप है वो किस शेप की है? आप अपने घर में अगर पिरामिड बनाना चाहोगे तो आप कागज़ पे कैसे बनाओगे? आप केवल बताओगे ट्रायंगल से, है ना। जैसे पहाड़ की बात कर लो, सबसे सिंपल हम लोग अपने ड्राइंग में पहाड़ बनाते थे, ठीक है। घर बनाते थे, ड्राइंग में बनाते थे, पहाड़ बनाते थे। तो पहाड़ हम ऐसे बना देते थे, ऐसे कि भाई ये। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसा कोना जैसा पहाड़ बनाते थे और इसमें से ऐसे सूरज निकालते थे, खूब अच्छे से याद है मुझे। तो हमने ये पहाड़ की जो आकृति है, सॉरी जो आकार है, वो हमको पता है कि भाई हमको ट्रायंगल जैसे पहाड़ दिखते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में पहाड़ देखते हैं तो वो हमें उसमें उनकी जो माउंटेन्स की वो उसमें 3 डायमेंशन दिखती हैं भाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आपको समझ में आ रही? सिंपल सी शेप एंड फॉर्म, लाइंस का यूज करके ही आप आकार बना सकते हो, आकृति बना सकते हो। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? शेप 2 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। शेप का मतलब स्क्वायर शेप है, सर्कल शेप है, ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल शेप है लेकिन उसकी आकृति आपको पिरामिड दिखती है। तो पिरामिड जो क्या है, जो पिरामिड है वो क्या है इजिप्ट के? वो आपके फॉर्म है, आकृति है। आकार कैसा है उसका? देखने में कैसे लगते हैं? वो ट्रायंगल जैसे दिखते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि शेप में आपके 2 डायमेंशंस होती हैं, जबकि वहीं आकृति में आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लॉट ऑफ शेप्स, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है। आप सर्कल का यूज़ करके आप बॉल देखते हो। बॉल आपकी क्या है? बॉल जो आप यूज़ करते हो वो क्या है? वो आप उसकी फॉर्म है, आकृति है बॉल की, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड फॉर्म देखने के लिए मिलती हैं, जो कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं? जब आप यूज़ करते हो लाइंस का, ठीक है। किसका? लाइंस का यूज़ करके आप शेप बनाते हो। और शेप्स में थोड़े से आप जब 3D उसमें आ जाता है, ऊंचाई बढ़ जाती है, तब हमको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? हमें फॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी शेप्स होती हैं? ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, हेक्सागन है, पेंटागन है। शेप्स की तो बहुत सारी होती हैं, आपको पता भी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर को आप बोलते हो पोत, या आप बोल सकते हो बनावट, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो। टेक्सचर, ईच मटेरियल हैज़ अ सरफेस क्वालिटी। आप कोई भी मटेरियल को देखो, उसकी कुछ ना कुछ सरफेस क्वालिटी तो होती ही होती है। कोई आपके सॉफ्ट होता है, कोई आपके जो है हार्ड होता है। ये सब क्वालिटी क्या है? ये सब टेंजिबल क्वालिटी हैं, विच इज़ रेफर्ड टू एज टेक्सचर। मतलब ईच मटेरियल हैज़ अ सरफेस क्वालिटी, दैट इज़ द टेंजिबल क्वालिटी। टेंजिबल क्वालिटी मतलब आपको यहाँ पर इतनी सारी शेप्स दिख रही हैं, आपको कैसे पता कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ रफ है? जब तक आपने उसको छुआ नहीं, जब आप टच एंड फील करते हो तभी तो आपको पता चलता है कि ये टेक्सचर इसका सॉफ्ट है, या इसका फलाने का टेक्सचर खुरदुरा है, या फलाने का टेक्सचर जो है आपके हार्ड है, या बहुत ज़्यादा रफ़ी है। कैसा आपको पता चलता है? जब आप उसको, आपको वो टेंजिबल है तभी तो आपको पता चल पाता है। तो टेक्सचर क्या होता है? हर एक पदार्थ या हर एक मटेरियल का कोई ना कोई टेक्सचर तो होता ही है। जैसे हम अगर अपैरल में बात करें तो कुछ कपड़े आपके चमकदार होते हैं, कुछ कपड़े आपके ऊनी जैसे सॉफ्ट होते हैं, कुछ कपड़े आपको हार्ड भी नज़र आएंगे, ठीक है। तो हर मटेरियल की अपनी एक सरफेस क्वालिटी होती है, जो कि टेंजिबल क्वालिटी होती है, उसी को हम टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर मुझे आपको जो पढ़ानी थी वो ये है कि टेक्सचर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। टेक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ टेक्सचर्स। फर्स्ट इज टेंजिबल एंड सेकंड इज विजुअल टेक्सचर। आप बोलोगे मैम ये क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए, टेक्टाइल या टेंजिबल, जो जिस टेक्सचर को आप टच एंड फील कर सकते हो, the texture that is understood by running over hand over the surface is called as tactile texture। किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप हाथ फिराते हो या हाथ रखते हो अपना, तो आपको उस चीज़ का टेक्सचर समझ में आता है। टच और फील करके आपको जो टेक्सचर समझ में आता है। एग्जाम्पल, रफ है इसका टेक्सचर, इसकी बनावट स्मूथ है, इसकी बनावट सॉफ्ट है, इसकी बनावट हार्ड है। ऐसे टेक्सचर को हम टेंजिबल टेक्सचर या टेक्टाइल टेक्सचर बोलते हैं। टेक्टाइल टेंजिबल मतलब जो मूर्त है, जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। विजुअल टेक्सचर क्या होते हैं?
कुछ टेक्सचर्स ऐसे भी हैं जो जस्ट अंडरस्टूड जस्ट बाय लुकिंग, हम उसको देखते ही हमको उसका टेक्सचर समझ में आ जाता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज विजुअल टेक्सचर। ऐसे टेक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? विजुअल टेक्सचर। ऑब्वियसली ऑल टेक्टाइल टेक्सचर्स प्रोवाइड विजुअल टेक्सचर एज वेल। हर टेक्टाइल टेक्सचर, आपको दूर से आप शनील का कपड़ा देखोगे आपको अलग ही लश्चर नजर आएगी, आपको पता है कि छूने पर शनील का कपड़ा, वेलवेट का कपड़ा मुझे सॉफ्ट नजर आएगा, सॉफ्ट लगेगा, फील सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितने भी टेक्सचर है, विजुअली का मतलब यहाँ पर दो तरीके से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि टेक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेक्सचर मेनली दो प्रकार के होते हैं। टेक्टाइल टेक्सचर, जब आपको टच एंड फील करके आपने किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के ऊपर अपना हाथ फेरा और फिर आपको फील हुआ, महसूस हुआ कि ये वस्तु कठोर है, ये वस्तु हार्ड है, सॉफ्ट है, या आपके स्मूथ है या रफ है, आपको पता चल जाता है, उसको बोलते हैं हम टेक्टाइल टेक्सचर। दूर से देखते ही आपको विजुअली, ठीक है, अंडरस्टूड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट को देखते ही कि ये जो है स्मूथ सरफेस होगा यार, इसका बहुत लश्चरस सरफेस होगा, तो वो आपको विजुअल टेक्सचर बोलते हैं उसे, ठीक है। उसको कैसा टेक्सचर बोलते हैं? विजुअल टेक्सचर। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए, तो हमने किस किस की बात कर ली? हमने लाइन की बात कर ली। लाइन इज द बेसिक एज वेल एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंड अपैरल, ठीक है। हमने बात करी शेप एंड फॉर्म की। शेप 2D होती है, फॉर्म 3D होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। शेप्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब शेप्स है। अब इनका यूज़ करके जो आपको आकृतियाँ दिखाई देती हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं, तो वो फॉर्म बन जाती है, आकृति बन जाती है, ठीक है। टेक्सचर जिसे आप पोत बोलते हैं, बनावट बोलते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर टेंजिबल क्वालिटी है, उसको टच एंड फील करके हमको एहसास होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, देयर आर लॉट ऑफ टेक्सचर्स, आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। कलर। कलर कलर क्या होता है? कलर तो सबकी जिंदगी में है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, विच नो वन कैन इग्नोर, जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? कलर हमारे इमोशनल, जो हमारे इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करता है। कलर्स का जो संबंध है सीधे सीधे हमारे संवेगात्मक, मतलब हमारे संवेगों से है, हमारे इमोशन से है। हम खुश हैं तो हम चटक मटक रंग पहनते हैं, आज मेरा मन नहीं है तो हम अच्छे कलर्स भी नहीं पहनते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते, या अच्छा सजते संवरते भी नहीं है ना। तो या किसी की शादी है तो सब खूब चटक मटक कपड़े पहन के जाते हैं, और अगर किसी के यहाँ कोई बीमार है तो कोई चटक मटक कपड़े पहन के थोड़ी जाता है। तो कलर जो है वो हमारे संवेगों को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कलर को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आपको पता है कलर्स 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। प्राइमरी कलर्स जिनको आप नहीं बना सकते, जो आपको प्रकृति में प्राप्त हैं, या जिनको आप किसी भी चीज़ से नहीं बना सकते, जैसे रेड है, ब्लू है एंड येलो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रैंक भी अगर हम बात करें तो ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं। और इसके अलावा आपके ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया, या जिसको आप वायलेट बोलते हैं, ग्रीन हो गया, ये आपके सेकेंडरी कलर्स में आते हैं, द्वितीयक रंग में आते हैं, ये आपको पता है। क्लियर? इसके अलावा कलर्स की 3 डायमेंशंस होती हैं स्टूडेंट्स, है ना। एज वी नो दैट कि कलर की 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपके? ह्यू होती है, ह्यू, वैल्यू होती है, और कौन सी होती है आपके? क्रोमा और इंटेंसिटी होती है, ठीक है। क्रोमा और इंटेंसिटी एक ही चीज़ है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। कलर की सबसे पहले ह्यू की बात कर लेते हैं। ह्यू क्या होता है? नेम ऑफ द कलर। ह्यू क्या होता है? नेम ऑफ द कलर। आप बोल रहे हो ये लाल रंग है तो वो ह्यू है ना। आप बोल रहे हो नीला रंग है तो वो उसका ह्यू है, ठीक है। आप बोल रहे हो हरा रंग है, वो ह्यू है, तो ह्यू का मतलब होता है नेम ऑफ द कलर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ह्यू में ही आप बोल सकते हो कि गर्माहट और ठंडाहट का आपको एहसास करा सकते हैं कि भाई लाल रंग गर्म है, ब्लू और ग्रीन रंग आपके ठंडे रंग हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू। वैल्यू क्या बताता है? वैल्यू मतलब मूल्य, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर, ठीक है। किसी भी रंग का आपके हल्कापन और गहरापन जो है वो आपके वैल्यू दर्शाती है, मूल्य दर्शाता है। वो कैसे पता चलती है? ये आपके बेसिक कलर है, मेन कलर ये है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। जैसे जैसे आप इसमें ब्लैक मिलाते जाएंगे आपको शेड्स मिलते चले जाएंगे, आपका कलर डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसमें वाइट मिलाते चले जाएंगे आपका जो है, आपको टिंट्स मिलते चले जाएंगे, आपका कलर उतना लाइट होता चला जाएगा। तो वैल्यू एक्सप्रेस या वैल्यू डिफाइन डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ द कलर। कलर की आपके डार्कनेस को क्या बोलेंगे? गहरापन, और हल्कापन जो है आपके वो कौन दिखाता है? वो आपके वैल्यू दिखाता है। और कलर आपके गर्म हैं या ठंडे हैं वो ह्यू से पता चल जाता है, क्योंकि ह्यू इज़ द नेम ऑफ द कलर, है ना। यही तो चीज़ है। और
इसमें आपके जो है ब्लैक एंड वाइट जो ग्रे जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं, ये भी आपको पता है। दे आर नॉट कलर्स, दे आर न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, समझ में आ रहा ना। न्यूट्रल कलर्स मतलब न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलेंगे, आपके उदासीन रंग है, ठीक। तो वैल्यू हो गई। सबसे पहले आपके कलर की जो डायमेंशंस होती हैं 3, उसमें सबसे पहले आगे आपके ह्यू, फिर आगे आपके वैल्यू, एंड द थर्ड इज इंटेंसिटी और क्रोमा, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कलर या ब्राइटनेस एंड डलनेस ऑफ अ कलर, ठीक है। किसी भी रंग का तीव्रतापन और उसका धुंधलापन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपके, वो आपके क्रोमा या इंटेंसिटी कहलाता है। कि कोई भी कलर कितना तीव्र है, ब्राइट है, कोई भी कलर कितना धुंधला है, तो वो आपके कहलाता है इंटेंसिटी एंड क्रोमा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। कलर्स ऑल्सो क्रिएट इमोशनल इफेक्ट। मैं हिंदी में एक एक लाइन को आपको जो है बताऊंगी, तो परेशान मत होना हिंदी मीडियम वाले। कलर्स ऑल्सो क्रिएट इमोशनल इफेक्ट। कलर हमारे इमोशंस को प्रदर्शित करते हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे संवेगों को प्रभावित भी करते हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे वाइट इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, प्योरिटी एंड पीस। आपको पता है वाइट कलर का यूज किसके लिए किया जाता है? वाइट इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, मासूमियत, पवित्रता, शुद्धता, है ना, शांति का प्रतीक है आपके क्या, वाइट। वहीं वेयर एज ब्लैक इज यूज फॉर मॉर्निंग, ईविल एटसेट्रा, मतलब आपके दुख को दर्शाता है, करुणा को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है, आपके ईविल को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ब्लैक कलर। रेड कलर में रिप्रेजेंट लव। भाई वैलेंटाइन डे पे सब रेड पहनते हैं, रेड रोज देते हैं, रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। रेड क्या दर्शाता है? रेड प्रेम का प्रतीक है, लव का प्रतीक है ना। ब्लू सिंसियरिटी एंड होप दर्शाता है। ब्लू कलर आपके सिंसियरिटी को दर्शाता है। तो कलर्स क्या करते हैं? इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे संवेगों को प्रदर्शित भी करते हैं और हमारे संवेगों पर इनका प्रभाव भी पड़ता है। और हर मनुष्य के लिए कलर की वैल्यू अलग अलग है। किसी को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, किसी को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है। हर व्यक्ति का अपनी चॉइस है और उसके ऊपर उसका प्रभाव भी अलग है। जैसे एक सीरियल आता था बेहद, मुझे बहुत पसंद था। उसमें जो माया आती थी वो ब्लैक ही यूज़ करती थी, क्योंकि वो थोड़ा ईविल टाइप दिखाई थी, तो वो ब्लैक को ज़्यादा यूज़ करती थी। अगर आप लोगों ने देखा, ब्लैक, ग्रे, इस तरह के कपड़े वो ज़्यादा यूज़ करती थी, क्योंकि वो मतलब थोड़ा अलग ही टाइप की दिखाई थी। वो बहुत फेवरेट कैरेक्टर था मेरा, माया नाम था उसका उसमें। तो उस तरीके से कलर का हर व्यक्ति के जीवन में अलग प्रभाव होता है, ठीक है। कलर बिकॉज ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन अस, इट लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटमोसफियर ऑफ अ रूम। अब ऐसे ही कलर्स का आप अपने घर में यूज़ करते हो। कलर स्कीम्स जो कि आपके 2 प्रकार की होती है, मोनोक्रोमैटिक और कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। मोनोक्रोमैटिक जहाँ पर आप एक जैसे रंगों का प्रयोग करते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ पर आप कलर व्हील के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हो। तो आपको पता है कलर स्कीम्स का आप अपने घर में यूज़ करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हो आप अपने घर को सजाने में, डेकोरेट करने में। तो वो भी तो आपका एक वातावरण ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अ कलर स्कीम ऑफ अ रूम वे बाय सूदिंग और इरिटेटिंग, चीयरिंग और डिप्रेसिंग, चार्मिंग और बोरिंग, वेलकमिंग। जैसा आप कलर स्कीम को यूज़ करोगे, जैसे आप कलर्स को यूज़ करोगे, वैसा ही आपका घर दिखेगा या आप दिखोगे, है ना। अगर आप शादी बारात में काला पहन के चले गए तो अच्छा नहीं लगता है ना, वहाँ पर एक अलग ही लोग आपको अलग नज़र से देखेंगे। वहीं आप ब्राइट कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर पहनते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं किसी के मरे में आप रेड कलर पहन के चले गए या चमक धमक की साड़ी पहन के चले गए तो अजीब सा फील आता है। तो कलर्स हमेशा हमारे संवेगों को प्रदर्शित भी करते हैं और हमारे संवेगों पर इनका प्रभाव भी पड़ता है। ऑल्सो क्रिएट इमोशनल इफेक्ट्स। क्लियर है? तो चलिए, डिफरेंट कलर एक्साइट डिफरेंट कलर्स इमोशन। हर एक कलर का अपना एक इमोशन है। जैसे रेड प्यार के लिए है, ब्लैक आपके करुणा के लिए है, वाइट पीस के लिए है, ठीक है। तो हर एक कलर का अपना प्रभाव है, हर एक कलर का अपना ही इमोशन है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बात ध्यान रखिएगा, कलर्स का अपना अपना रोल होता है। कोई किसी कलर को किसी प्रकार से देखता है, कोई किसी कलर को किसी प्रकार से देखता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं लाइट के ऊपर। लाइट as an element it universally studied by people और every walk of life। आपके जीवन में अगर लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट इज एन आर्ट एलिमेंट एज वेल एज यूजफुल एलिमेंट। आप अपने घर की कितनी भी सजावट कर लीजिए, अगर आपने अपने घर में खिड़की ही नहीं लगाई, सूर्य का प्रकाश आपके घर में नहीं आ रहा, आपके घर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, या आपने आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं किया, तो आपकी जितनी भी डेकोरेशन है सब बेकार दिखेगी। जैसे अभी इस पिक्चर में आप देखिए, मैंने इसको जूम कर दिया है, लाइटिंग देखिए इसमें कितनी बढ़िया से दिखाई गई है। सबको दिखाई दे रही है लाइटिंग?
तो लाइट बहुत महत्वपूर्ण, मतलब सारे ही एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपके वो होता है, लाइन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बेसिक एलिमेंट जिसके बिना आप कुछ भी बना ही नहीं सकते, है ना। जब तक आप कोई आकार वो लाइन का यूज़ करके कोई शेप नहीं बनाओगे, फॉर्म नहीं बनाओगे, कलर किस पे करोगे, लाइट किसके ऊपर डालोगे, समझ में आ रहा है। जब तक आप घर ढांचा नहीं बनाओगे, घर के अंदर आप सामान नहीं सजाओगे, तभी तो फिर आप लाइट लगाओगे। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और यूनिवर्सली बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम अपने घर पे दिवाली पे लाइट क्यों डालते हैं? ताकि मेरा घर सुंदर लगे, जगमग जगमग लगे। शादियों में लाइट क्यों डाली जाती है? सुंदर लगे। घर में हम लाइट्स का यूज़ क्यों करते हैं, प्रकाश का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमने जो भी सजावट की है वो भी दिखाई दे। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में भी लाइट जो है वो खुशी लाती है। एकदम से लाइट चली जाए, कहते हैं ओ लाइट चली गई, काला काला सा दिखने लगता है सब। लाइट्स हमारे इमोशन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कितना बढ़िया से लाइटिंग की हुई है। इसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपको स्पेस भी नज़र आ रहा होगा, एक बहुत अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है। ये सब स्पेस नज़र आ रहा है भाई। सोफे के बाहर स्पेस है इस टेबल तक आने के लिए, है ना। देखो सिमेट्रिकल बैलेंस आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए है सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर के दोनों ओर देखिए बिल्कुल इक्वल बैलेंस पर जो है आपके लैंप रखे हुए हैं। सिमेट्रिकल बैलेंस भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको लाइंस भी नज़र आएंगी, वर्टिकल लाइंस भी नज़र आएंगी, है ना। और आपको देखो इक्वल जो है डिस्टेंस भी नज़र आएगा। तो ऐसे जो डेकोरेशन होती है जहाँ पर आपने सारे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ करके बहुत सुंदर तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया है। अब ये सब कुछ मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रकाश दिख रहा है। यहाँ से लाइटिंग दी जा रही है, यहाँ से लाइटिंग दी जा रही है, इसके बैक से देखो लाइटिंग आ रही है, दिख रहा है ना सबको इमेज में। यहाँ भी लाइटिंग आ रही है। तो ये ऊपर देखो पूरे में लाइटिंग दे रखी है, तभी तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे इन सब का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मुझे स्पेस नज़र आ रहा है, मुझे सिमेट्रिकल बैलेंस नज़र आ रहा है, मुझे वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। तो लाइट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट है वो आपके व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेस, ये है स्पेस जिसको बोलते हैं आपके रिक्त स्थान। स्पेस इज डिफाइंड as the emptiness, void or interval between things. Space is the most vital element in home design, ठीक है। स्पेस को हम रिक्त स्थान के रूप में डिफाइन करते हैं। हम अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं कि हम चले गए चंद्रमा पे, हम चले गए मंगल पे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेस का मतलब है, जैसे आप वो नहीं करते थे रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए, तो खाली स्थान होना आपके डेकोरेशन में, आपके डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ देखिए, ये इस वाले डिज़ाइन में देखिए कितना बढ़िया से स्पेस है, बर्ड्स उड़ रही हैं, देखिए यहाँ पे बीच में ये स्पेस है। तो आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है ना ये डिज़ाइन। या यहाँ पर देखिए ये लाइंस किस तरीके से अरेंज की गई हैं कि आपको एक इक्वल स्पेस दिया गया है। स्पेस दिखाई दे रहा है आपको सबको, देखिए अच्छे से क्लियर है, विजिबल है ना। तो ये स्पेस है। स्पेस जो है मतलब रिक्त स्थान, आपकी घर की कोई भी सजावट है तो आपके अकॉर्डिंग टू योर रूम साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर होम साइज स्पेस एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बड़ा कमरा है तो आप बड़ा फर्नीचर डालते हैं, ठीक है। अगर आपका छोटा कमरा है तो आप छोटा फर्नीचर डालते हैं, क्योंकि आपको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए भाई। निकलने चलने उठने बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए आपको। तो स्पेस जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गोल्डन ऑब्लॉन्ग जो आपके जो नियम है, जो ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, वो इसी स्पेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? इस स्पेस से संबंधित है जिसमें उन्होंने 2:3 की बात करी है, 3:5 की बात करी है, 5:8 की बात करी है, 5:8 की बात करी है। तो ये गोल्डन ऑब्लॉन्ग जो आपके अनुपात है, जो कि आपसे पूछा जाता है, तो वो स्थानिक संबंध से है, आपके स्पेस से संबंधित है। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोपोर्शन से है स्पेशली, तो वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। प्रोपोर्शन जो आपके प्रिंसिपल है गोल्डन ऑब्लॉक संबंध, वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, लेकिन वो स्पेस में भी आपके आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन में उन्होंने स्पेस में ही इसकी बात करी है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन है, जो आपके अनुपात है, उससे संबंधित है, आपके स्थानिक अनुपात या स्थानिक संबंध से ही रिलेटेड है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम रेखा की बात करते हैं, है ना, प्रोपोर्शन में। और हम किसकी बात करते हैं? आपके इसमें दूरी में माप हो, दूरी में प्रपोर्शन हो, माप में प्रपोर्शन हो, रेखा में प्रपोर्शन हो। तो दूरी भाई स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस से ही संबंधित है आपके गोल्डन ऑब्लॉन्ग। और आता वो
लाई किस में करता है, वो प्रपोर्शन में लाई करता है, जो भी हम एल उसके प्रिंसिपल में पढ़ेंगे डिज़ाइन के, ठीक है। अनुपात में वो आके आपके लाई करता है। गोल्डन ऑब्लॉन्ग जो है ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, इसी में आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। स्पेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बनाया था, रिक्त स्थान के लिए उन्होंने वो बनाया था स्पेशली, कि भाई आप जो भी अगर कोई भी चीज़ का यूज़ आप कर रहे हो तो कितने अनुपात में आपके होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। तो वो मेनली बात किस में करी है उन्होंने, मेनली बात वो करी है उन्होंने डिज़ाइन के प्रिंसिपल में, जो कि है प्रपोर्शन, अनुपात जिसको आप बोलते हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है उसमें स्पेस की, इसलिए मैंने आपको यहाँ स्पेस में उसके बारे में बताया, ठीक है। बात किसकी हो रही है उसमें, स्पेस की बात हो रही है, कि रिक्त स्थान की बात हो रही है। तो रिक्त स्थान क्यों होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी डेकोरेशन है, जो भी आपने सजावट की है, वो आपकी नज़र आए, दिखाई दे। इट इज़ क्लियर। चलिए, समझ में आ रहा है पिक्चर्स के थ्रू, मैंने इसलिए पिक्चर्स को ऐड किया है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। यहाँ तक आपने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में, कोई दिक्कत है समझने में, जानने में, तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी, हालांकि होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की, मतलब सिद्धांतों की। तो डिज़ाइन के 5 सिद्धांत हैं, आपको सबको पता है, हार्मनी है, प्रपोर्शन है, रिदम है, एम्फेसिस है और बैलेंस है, ठीक है, सभी को पता है ना। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे प्रपोर्शन की ही बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैंने ऐड किया है। द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आर प्रपोर्शन, जिसे आप हिंदी में अनुपात बोलते हैं, बैलेंस जिसे आप हिंदी में संतुलन बोलते हैं, हार्मनी जिसे आप यूनिटी बोल सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं इसे आप, एकता, एक रूपता, ठीक है, रिदम, रिदम जिसे आप लय बोलते हैं, और एम्फेसिस जिसे आप हिंदी में दबाव बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। देखिए ये है प्रपोर्शन, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारी बॉडी भी आपके प्रपोर्शन में बनी हुई है। आपकी आंखें देखिए बिल्कुल इक्वल है, डिस्टेंस है आपकी आंख के बीच में, नाक आ जाती है, आपके टीथ देखिए, आप अपने ईयर्स देखिए, आगे पीछे नहीं है। तो देखिए ऐसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में आपके दूरी हो, अनुपात में आपकी माप हो, अनुपात में आपकी रेखा हो। इसको लॉ ऑफ रिलेशनशिप बोला जाता है, संबंधों का नियम बोला जाता है। किसको, अनुपात को। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये प्रिंसिपल है डिज़ाइन का, जिसको आपके क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रपोर्शन इज द लॉ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी होल बॉडी में आपका प्रपोर्शन है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया, ये गुड प्रपोर्शन का एग्जांपल है। और वहीं देखिए एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है, तो क्या ये गुड प्रपोर्शन है, ये बैड प्रपोर्शन है। तो इसी में आपके लॉ ऑफ स्पेस रिलेशनशिप आ जाता है, जिसकी बात आपके गोल्डन ऑब्लॉन्ग जो दिया गया है वो स्पेस से संबंधित है। अब देखिए आपकी अनुपात देखिए, आंखें देखिए, एक निश्चित आपके स्पेस है आपकी आंखों के बीच में, है कि नहीं है। क्या आपकी आंखें दोनों जुड़ी हुई हैं। हर किसी के शरीर में देखिए एक निश्चित अनुपात में आपका शरीर बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी एक निश्चित अनुपात में बनी हुई है, रिक्त स्थान है, जगह जगह निश्चित स्पेस है, ठीक है। तो प्रपोर्शन को लॉ ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं, संबंधों का नियम बोलते हैं, जहाँ पर आपके अनुपात में दूरी होनी चाहिए, अनुपात में माप होनी चाहिए और अनुपात में आपके रेखाएं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। तो ये आपके गुड प्रपोर्शन है, या आपके बैड प्रपोर्शन है। तो इसका हम क्यों जान रहे हैं इसके बारे में, इसी प्रकार हमें अपने घर में सजावट करनी है, इसी प्रकार हमें अपने घर को सजाना है कि हमें प्रपोर्शन मिल सके, मतलब हमारा अनुपात में हो हर एक चीज़। हम अगर फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो वो अनुपात में हो, हम लाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो अनुपात में हो, हम अगर किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें अनुपात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। स्पेस हो हमारे घर में, हमें जो है रिक्त स्थान मिल सके। तो जो एंशिएंट ग्रीक थे आपके, उन्होंने इसको एनालाइज किया था और उन्होंने जो है गोल्डन ऑब्लॉन्ग, उसको गोल्डन सेक्शन भी बोलते हैं, और आइडियल प्रपोर्शन दिया था, जो कि मैंने आपको बताया 2:3 का है, 3:5 का है, 5:8 का है। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है इमेज से। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है आपके संतुलन। बैलेंस आपके एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, आपके डिज़ाइन का बोल दीजिए, आप आर्ट का बोल दीजिए। एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है आपके बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन, कि आपको इस तरीके से अरेंज करना है अपने फर्नीचर को, अपनी लाइटिंग को, अपनी एसेसरीज़ को, जो भी आप घर में अपने यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेरियस स्पेस, कलर, टेक्सचर, जो भी आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, वो संतुलन में हो, सही, इक्विलिब्रियम हो उसमें,
ठीक है, विजुअल फोर्स नज़र आए, विजुअल बैलेंस नज़र आए। तो ये दो प्रकार के आपके हो सकता है टाइप्स ऑफ बैलेंस की। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, एक रेडियल बैलेंस भी होता है आपके, ठीक है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, रेडियल बैलेंस, जो कि आपके विकर्णीय होता है, इस तरीके से रेडियल बैलेंस भी होता है। मैं यहाँ पर आपके दो ही बात करूँगी, सिमेट्रिकल बैलेंस की और एसिमेट्रिकल बैलेंस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों को, ये देखिए बहुत अच्छे से आपको नज़र आएगा सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस। ये देखिए नज़र आ रहा है सेंटर से, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपके इक्वल डिस्टेंस पर रखा होता है, सेंटर से आपके दोनों ओर इक्वल आपके जो है वेट में इक्वल आपको दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल वेट, इक्वल साइज, इक्वल है दोनों का, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मल बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस है। मतलब सिमेट्रिकल बैलेंस को आपके फॉर्मल बैलेंस भी बोला जाता है। जहाँ पर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो, कि जो वो केंद्र से दूरी पर दोनों चीज़ें समान अनुपात में रखी हुई हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों सेम ही तो है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, और दोनों बिल्कुल एक जैसी, एक शेप की, एक साइज़ की, एक वेट की आपने चीज़ रखी, जो कि अभी हमने लाइट में बात करी थी। कहाँ गया लाइट वाला, ये देखिए, ये सिमेट्रिकल बैलेंस दिखा रहा था आपको। ये देखिए सेंटर, ये सेंटर है इसका, और सेंटर से देखिए यहाँ पर ये आपके लैंप रखा हुआ है, और यहाँ पर आपके देखिए लैंप रखा है। दोनों इक्वल साइज है, इक्वल कलर है, इक्वल डिस्टेंस है आपके सेंटर से, देखिए। तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस को आपको दिखा रहे हैं। सिमेट्रिकल मतलब फॉर्मल बैलेंस आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी इस इमेज के थ्रू। और यहाँ पर देखिए आप दूसरा देखिए, केंद्र से आपके, सेंटर से आपके दोनों तरफ अनिश्चित अनुपात में है, एक ऊंचा है, एक छोटा है, शेप भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बैलेंस या फिर इनफॉर्मल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सेंटर से रखी हुई हैं, दे बोथ आर डिफरेंट, they both are different in shape, they both are different in color, ठीक है, they both are different in space, अलग अलग तरीके की रखी हुई हैं। और वहीं जब आप केंद्र से निश्चित दूरी पर समान अनुपात की, समान कलर की, समान जैसी चीज़ें रखते हैं, एक जैसी, इक्वल, तो वो फॉर्मल बैलेंस हो जाता है, सिमेट्रिकल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आइदर साइड इज इक्वल इन विजुअल वेट, इक्वल फोर्स आपको नजर आ रहा है, तो वो सिमेट्रिकल फॉर्मल बैलेंस है। और वहीं आपको सेंटर से ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि वो इक्वल नहीं है, अलग अलग शेप एंड साइज की है, तो वो आपके एसिमेट्रिकल बैलेंस या फिर उसको इनफॉर्मल बैलेंस, अनौपचारिक संतुलन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? इमेज से बहुत जल्दी समझ में आता है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो इसे कॉपी में। समझ में आ गया, बैलेंस समझ में आ गया। तो ये है संतुलन, और संतुलन होना चाहिए, हर चीज़ में संतुलन होना। जिस प्रकार हमारे शरीर में संतुलन है, भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत संतुलित बनाया हुआ है, ठीक है। वो बात अलग है, कुछ लोग खा खा के पेट आगे बढ़ा लेते हैं या बॉडी को अपने ओवल शेप कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमारी बॉडी में कर्व्स है, हमारी बॉडी बहुत संतुलित बनी हुई है, ठीक है। वो बात अलग है, लोग सर्जरी करा करा के होठ में आपके फिलर्स भरवा लेते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन हमारी बॉडी बहुत संतुलित बनाई है भगवान ने। तो ऐसे हमें भी डेकोरेशन के टाइम पर अगर हम फॉर्मल बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है कि जो सेंटर से जो हमने भी चीज़ रखी हुई है, हमारा जो सेंटर है, उससे हमने अगर दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें रखनी है, तो उसमें इक्वल डिस्टेंस हो, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, इक्वल कलर हो, एक जैसा सब कुछ हो। फॉर्मल बैलेंस हमें क्रिएट करना है। और वहीं अगर हमें इनफॉर्मल बैलेंस क्रिएट करना है, तो भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये नहीं यहाँ पर बीच में भी कुछ और लगा दिया आपने, कुछ का कुछ भी कर दिया, तो बैलेंस भी हमें सजावट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्रिएट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हारमनी। ये हारमनी है, देखिए ये हारमनी है। हारमनी मतलब यूनिटी, एकता। हारमनी को आपके जो है यूनिटी, एकता के नाम से बताया जाता है। किस किस में हारमनी होनी चाहिए? हारमनी टेक्स अप 5 एस्पेक्ट्स, दैट इज हारमनी आपके 5 एस्पेक्ट में होनी चाहिए। किस किस में होनी चाहिए? लाइन एंड शेप में होनी चाहिए, साइज में होनी चाहिए, टेक्सचर में होनी चाहिए, आइडिया थीम में होनी चाहिए, और कलर में होनी चाहिए। जैसे आप इसको देखिए, ये हारमनी में है, देखिए चारों ओर आपको इक्वल डिस्टेंस,
इक्वल कलर, इक्वल लाइन एंड शेप, इक्वल टेक्सचर, इक्वल आइडिया, एकदम यूनिटी दे रहा है आपको ये, इसको बोलते हैं हार्मनी। अगर हम गोल्डस्टीन की बात करें तो गोल्डस्टीन डिफाइंस हार्मनी एज द आर्ट प्रिंसिपल विच प्रोसीजर एंड इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू द सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मनी। आप इसको इस डिज़ाइन से देखिए, ये हार्मनी का डिज़ाइन है, हार्मनी का एग्जाम्पल है ये डिज़ाइन। देखिए जैसा कलर है उसको कितना ब्लैक यूज़ करना है, यूज़ किया है, कितना रेड यूज़ करना है, यूज़ किया है, कितना येलो यूज़ करना है, यूज़ किया है। इक्वल शेप है, इक्वल साइज एंड शेप है, इक्वल आपके टेक्सचर दे रहा है, इक्वल आइडिया दे रहा है, तो इसको यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एक रूपता जिसको आप बोलते हैं, हार्मनी भी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया? देखो प्रोपोर्शन और हार्मनी में थोड़ा डिफरेंस है। प्रोपोर्शन आपका लॉ ऑफ रिलेशनशिप है कि आपने दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हार्मनी कि आप एक जैसी शेप एंड साइज का यूज़ कर रहे हो, जैसे ये आपको डिज़ाइन एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। हार्मनी यूनिटी को दिखाता है, एक रूपता को दिखाता है, जबकि प्रोपोर्शन आपको ये बताता है कि आपकी माप अगर आपने किसी चीज़ के लिए तो वो कितनी होनी चाहिए, दूरी अगर बात कर रहे हो, स्पेस की बात कर रहे हो तो वो कितना होना चाहिए, एक निश्चित माप में होना चाहिए ना, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वो आपको ये बताता है। और हार्मनी क्या बताती है? यूनिटी बताती है डिज़ाइन की। तो ये यूनिटी है, आप देखो इस डिज़ाइन में आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिदम जिसे आप बोलते हैं लय, जो कि दृष्टि का चलायमान है, मतलब आपकी नज़र आपको घूमती हुई नज़र आएगी, आपको एक वेव जैसी नज़र आएगी। जैसे दुपट्टा उड़ रहा है, अगर दुपट्टा हवा में उड़ रहा है तो वो लय का उदाहरण है ना। दुपट्टा हवा में उड़ता है तो वो किसका उदाहरण है? लय का उदाहरण है। तो उसको हम बोलते हैं रिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट है। ठीक है, देखिए रिदम आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में, आपने सबने वो देखा होगा, ये सब एग्जाम्पल है रिदम के। देख लीजिए, आपने लाइंस को जो है छोटे से बड़ा कर दिया, शेप की पुनरावृत्ति कर दी है ना, आकृति को आपने रिपीटिशन ऑफ शेप कर दिया, ये भी रिपीटिशन ऑफ शेप है, देखिए इस तरीके से। तो ये आपके रिदम है, लय। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू डेवलप रिदम। द रिदम जो है आपके पर्टिकुलर शेप को, लाइंस को, कलर्स को डेफिनेट रेगुलर इंटरवल्स में बढ़ा करके आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये शेप है सर्कल, उसको छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा करते हुए जा रहे हैं ना, और आपको एक लय ऐसी प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है लय प्राप्त? यहाँ देखिए लाइंस को बड़ा करते चले गए हैं, लय सी प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपके रिदम, लय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लय होना। इससे आपको क्या होती है? इससे आपको मतलब सुंदरता का भी एहसास होता है और आपकी आंखों को मूवमेंट मिलता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका वो लोग जब अपनी वॉल सजाते हैं ना, फ़ोटो फ्रेम्स लगाते हैं, मैंने हमेशा बताया। तो कुछ लोग फ़ोटो फ्रेम्स को ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग फ़ोटो फ्रेम्स को आपके ऐसे ऐसे इस तरीके से लगाते हैं, मतलब एक लय बनाते हैं। सीढ़ियाँ, जैसे आपकी सीढ़ियाँ जो हैं वो भी आपको एक लय का ही जो है आई मूवमेंट ही आपको प्रोवाइड करती हैं। तो रिदम भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कैसे कैसे रिदम को क्रिएट कर सकते हैं? तो आप ऑल्ट्रेशन करके क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन करके साइज़ की, ये साइज़ की प्रोग्रेशन तो है, देखो ये सब साइज़ के प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल हैं। छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, फिर ये देखो साइज़ की प्रोग्रेशन है। सर्कल साइज़ को आप बड़ा करते चले गए हो। रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब ये ऐसे विकिरण वाला, ऐसे सूर्य की किरणों वाला। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यूस लाइन मूवमेंट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो रिदम को। रिपीटिशन कर सकते हो शेप का, लाइन का, कलर का, अलग अलग तरीके से आप कई सारी वे से आप रिदम को क्रिएट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इम्फेसिस मतलब दबाव। बहुत भी बढ़िया इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जब पहली बार ये क्लास आपको मैंने दिया था आज से 3 साल पहले इम्फेसिस का, तभी मैंने आपको समझा दिया था कि इम्फेसिस इज डिफाइंड एज द सेंटर इंटरेस्ट which the eye is carried first to the most important in an arrangement and form। सेंटर को जब आपको जो है किसी चीज़ को सेंटर को फोकस करना हो, दबाव उसको ही बोलते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है सेंटर में? इस एग्जाम्पल में आपको सेंटर में क्या नज़र आ रहा है? सारे ब्लैक कलर के अम्ब्रेलाज हैं, बीच में एक रेड कलर का अम्ब्रेला है, वो सेंटर है। इसका सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जीवता जागता एग्जाम्पल दिया था। 90s के टाइम पे वो सॉन्ग आते थे, तो उसमें जो एक्टर था मेन और जो एक्ट्रेस होती थी, उनके कपड़े बिल्कुल अलग होते थे।
है ना। और बाकी जो उनके पीछे बैकग्राउंड डांसर होते हैं उनके कपड़े एक जैसे होते थे। ऐसा क्यों किया जाता है? वो एम्फेसिस का लाइव एग्जाम्पल है और मैंने बहुत पहले ही आपको उस चीज़ को समझाया था कि वो एम्फेसिस का लाइव एग्जाम्पल है। कैसे? अब आपको पता है कि ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, उनके कपड़े अलग हैं, आपको पता चल रहा है कि ये मेन एक्टर है, ये मेन एक्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि उसमें दिखाना ही हमें मेन एक्टर और मेन एक्ट्रेस को है। और बाकी जितने भी पीछे बैकग्राउंड डांसर होते थे उनके सबके कपड़े एकदम सेम होते थे, एकदम सेम। अब आजकल के तो सॉन्ग्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं 90s का टाइम के सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ। आप कोई भी सॉन्ग उठा के देख लेना, ठीक है, एकदम सेम होते थे। और वहीं एक्टर के ऊपर एक्टर का, और जो अगर वो डांस कर रहा है या एक्ट्रेस डांस कर रही तो उसके बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एम्फेसिस का मतलब ही है कि सेंटर को इंटरेस्ट बनाना। जो सेंटर है, जो मेन आपका सेंटर पॉइंट है जिस पर जाकर के आपकी आंखें रुक जाएं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अरेंजमेंट का एक सेंटर है। जैसे किसी के घर का सोफ़ा हो सकता है कि भाई उसने सोफ़ा को सेंटर बना रखा है कि सब कुछ छोड़ के आदमी को वाओ क्या यार सोफ़ा यार बहुत शानदार डाला हुआ है उसने घर में। या बीच में इतनी बड़ी कोई पेंटिंग लगा दी है कि सबका नज़र सबसे पहले उस पेंटिंग पे जाती है। या कोई आपकी पिक्चर है, आपकी फ़ोटो है, मतलब आपको उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। आपने अपने सेंटर पर दबाव दिया है। तो वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि वो एक्टर और एक्ट्रेस के कपड़े बिल्कुल अलग होते थे और पीछे बैकग्राउंड डांसर जितने होते थे उनके कपड़े बिल्कुल एक जैसे। तो आपको एक्टर पता चल जाता था कि अच्छा ये एक्टर है इस गाने की, ये एक्ट्रेस है, और वो दोनों अलग नाचते थे। और हम लोग की नज़रें हमेशा हमेशा देखिए, आप साइड में जो नाच रहे होते हैं, जो बैक डांसर होते हैं, कभी उन पर नज़रें नहीं जाती, हमेशा सेंटर पर ही हमारे फोकस होता है। हमेशा ये बात कभी भी आप देखना, आपकी नज़र एक्टर और एक्ट्रेस पर ही रहेगी पूरे गाने पे। कभी भी आपकी नज़र जो है वो इधर उधर नहीं जाएगी। हमेशा देखना आप इस चीज़ को। इसको बोलते हैं एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एम्फेसिस कैसे क्रिएट की जाती है ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना है आपको एम्फेसिस के लिए। व्हाट टू एम्फेसाइज, सबसे पहले किस चीज़ को आपको एम्फेसाइज करना है। हाउ टू एम्फेसाइज, दबाव कैसे देना है, किस पर देना है, कैसे देना है। हाउ मच टू एम्फेसाइज, कितना देना है। एंड वेयर टू प्लेस एम्फेसाइज, कौन सा वो स्थान है जिसको एम्फेसाइज देना है। ये एक प्रश्न बनता है। कभी भी दबाव क्यों देना है ये कुछ नहीं होता। दबाव तो देना है ना, तो क्यों का मतलब क्या होता है? अरे भाई हमें दबाव देना है, एम्फेसाइज करना है हमारी सजावट को, तो क्यों का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता ना। अर्थ बनता है कहाँ देना है, कितना देना है, ठीक है, किस पर देना है और किस स्थान पर देना है, ठीक है। तो ये है, हमें दबाव देना है, हमारे डांसर्स दिखने चाहिए, मेरा एक्टर और एक्ट्रेस दिखनी चाहिए, मुझे एम्फेसाइज करना है, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे और एक्टर एक्ट्रेस के कपड़े बिल्कुल अलग कर देने हैं। बैकग्राउंड में जितने भी डांसर हैं सबके कपड़े एक जैसे कर देने हैं। तो एम्फेसाइज आपके या दबाव आपके 4 प्रकार से दिया जाता है। व्हाट टू एम्फेसाइज, मतलब आपको क्या एम्फेसाइज करना है, ठीक है। हाउ टू एम्फेसाइज, कैसे दबाव देना है। और आपके क्या आ गया ये, हाउ मच टू एम्फेसाइज, कितना आपको जो है दबाव देना है। और लास्ट होता है वेयर टू प्लेस एम्फेसाइज, किस स्थान पर आपको एम्फेसाइज करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है। ओके गाइज, आई होप आपको पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आई होप अब ख़त्म हो गया है, यस। तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को इन्जॉय आपने किया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। कुछ आपको 1-2 पॉइंट नए भी पता चले होंगे, जैसे मैंने आज टाइप्स ऑफ टेक्सचर की बात की, शेप एंड फॉर्म की बात की। तो अगर क्लास आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना सब लोग ध्यान रखिए। बाय बाय। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।